सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूँ माहरूख शहरियार। मुल्क को कौम की खुशहाली का वक्त आ चुका था कि जंग छिड़ गई और सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है जो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और अवाम इसे आड़े हाथों ले रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा किया गया है। मुल्क में महंगाई की शरह भी अब तक रिकॉर्ड सतह पर है। हुकूमत ने अवाम के मुँह से अब लगता है निवाला भी छीन लिया है। महंगाई मुकाओ मार्च को लीड करते हुए इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के दौर में बिजली पर 3 रुपए इजाफे पर चीखने चिल्लाने वालों ने आज ईरान इसराइल तनाज़े का सहारा लेकर मुल्क में ऐसी बहरानी सूरत हाल पैदा कर दी है कि जिसका अजाला अब बरसों में भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। इस पर तर्जुमानों के ये जुमले कि वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद भी 1 माह तक इसका बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया और हिकमत अमली से कीमत बढ़ाई है, ये जिम्मेदार क़यादत और मौसर फिस्कल मैनेजमेंट की वाज़ेह मिसाल है। ये अवाम की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। 1 माह के दौरान हुकूमत ने दूसरी मरतबा पेट्रोल महंगा किया है। पहले 4 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ और अब 137 और 184 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 77% यानी 192 रुपए और डीजल की कीमत में 87% यानी 240 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है, जो जंग के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इजाफा है। अवाम खून के आंसू रो रहे हैं। मुल्क में पहले ही गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुकी है। अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, लेकिन बेचारे अवाम, इनकी सुनता कौन है? लेकिन हम सुनवाएंगे। 469 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। अब क्या गाड़ी में डालें? अब 30,000 रुपये सैलरी वाला कैसे गुजारा करेगा? क्या बोलें, तो हुकूमत को चाहिए अवाम को रिलीफ दे। यहाँ तो रिलीफ देने के बजाय और हमें मसलों में डालने लग रहा है। साइकिल का दौर दोबारा आएगा। बहुत बड़ा बर्डन है हम लोगों की, क्योंकि सैलरी पे की थोड़ी बढ़ रहा है। हमारी तो सैलरी वही है। पेट्रोल हम कैसे पूरा करें? इनकी जो मर्जी आए वो कर दें, जो चाहे वो कर लें। अपनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल वही है। देश महंगा है, पेट्रोल महंगा है, चल नहीं रहा है। कोई भी बैठने के लिए हम खड़े हुए, ये सब महंगा है, तो उसमें कहाँ खर्चा पूरा हो रहा है? खर्चा पूरा नहीं हो रहा है भाई। हुकूमत को हम क्या कह सकते हैं? कुछ कह ही नहीं सकते। जब देखो जब बढ़ जाता है पेट्रोल। पट्टी कराने के पैसे लेके नहीं है, पेट्रोल तो डलवाना है। हाथ फटे हुए फिर भी पेट्रोल डलवाना है। तो आवाम खाने के लिए भी मजबूर है इस वक्त, और हमारी हुकूमतें हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? नाज़रीन, अब तो खुद हुकूमती सफ़ों से भी पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ आवाज़ें होने लगी हैं। ट्विटर पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने सवाल उठाया है कि हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन आम आदमी अब जिएगा कैसे? और नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जंग तो अभी जारी है। ऐसे में पेट्रोल की कीमत और क्या क्या गज़ब ढाएगी और आवाम को महंगाई से कौन बचाएगा? यही सवाल लेकर आगे बढ़ेंगे। पहुंच चुका है हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन अफसा कोमल भी हमें ज्वाइन करिए इस्लामाबाद स्टूडियो से। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम। सबको वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर है गुज़िश्ता रात जो फैसला हुआ है उस पर आवाम की जो चीखो पुकार है वो बिल्कुल दुरुस्त है। पहले ही इतना ज़्यादा मुल्क के अंदर जो एक क्योस था वो हम सबके सामने है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बदल चुके हैं, थोड़े बहुत फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे में इतना ज़्यादा जो फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला, महंगाई का एक तूफ़ान अब जन्म लेगा, उसको किस तरह से देख रहे हैं? और एक चीज़ ये भी कि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है इस अहम फैसले के बाद। इस पर भी जरा अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। देखिए, इसी में पहले बात कर लेते हैं जो आपने मरीम नवाज़ की बात की है। इसको कहते हैं कि वक्त पे फैसले करना, सियासी फैसले करके और सियासी फ़ायदा उठाना। अब भले जो कुछ मर्जी कहता रहे, वो मुझे याद आ गया जब उन्होंने बिजली की कीमत 120 अरब रुपया जो है ना वो लिया था, खुद उन्होंने अपनी जेब से दिया था, बिजली की कीमत कम कर दी थी। अब वो कैसे अपने बजट को मैनेज करेंगी ये उन तक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो बड़ी अच्छी की है, ये बात माननी पड़ेगी। अब मेरा ख्याल है बाकी सूबों को भी दबाव में वो ले आएंगी ये करने के बाद। अब बात ये है मारूफ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग के माशी असरात जो है ना सामने आना शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया में तवानाई का बुरहान है, सप्लाई लाइन डिसरप्ट हो चुकी हैं। अब ये जंग जो लगता था कि बंद होने के करीब आ रही है, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कौम से खिताब करके जो जिस अंदाज से तकरीर किया, आप देख लें पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट धर्म से नीचे गई हैं, एकदम से पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली गई। अब खतरा लोगों को शुरू हो गया है कि 200 बैरल तक खुदा ना खास्ता 1 महीना और जंग रही तो ये चला जाएगा रेट इसका। मामलात किधर जाएंगे, ये बड़ी परेशान कुन बात है।
अब देखें कुछ जो हुकूमत की मजबूरियाँ आप और मैं अब हम सब समझ सकते हैं, डॉक्टर साहब हमसे ज़्यादा समझते हैं। देखिए सूरत हाल इस वक्त यह है कि आज भी हम देख लें टोटल मारूफ हमारी जो अपनी तेल की मुल्क के अंदर प्रोडक्शन होती है वो 75,000 से 80,000 बैरल है। हमारी ज़रूरत जो है ना 4.5 लाख बैरल रोज़ाना की है और ज़ाहिर है 80% तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। 2024-25 का बिल देखें तो वो $12 बिलियन एग्जैक्टली बनता है, 11.94 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट बिल था। हर महीने 1.7 बिलियन डॉलर हम तेल की अपना दरामद से पे खर्च करके मामलात को चला रहे हैं। ये मजबूरियाँ अपनी जगह पे, लेकिन जिस अंदाज से ये इजाफा हुआ है ना ऑल टाइम हाई, मेथड ऑफ द मैडनेस ये कहता है कि आप तरीके से मेहनत करते पूरी दुनिया में देखें जिस तरह प्राइसेस बढ़ी हैं। मैं देख रहा था मारूफ पूरी दुनिया में इतना बड़ा इजाफा नहीं दिखाएगा जितना हमने किया है। हमने तो एक मौका तलाश किया है कि कितना ज़बरदस्त तरीके से कमर पे छुरा मार सकते हैं, आवाम के कर सकते हैं। अभी मेरा कंसर्न ये है मारूफ कि चले पेट्रोल की प्राइस तो आपने बढ़ा दी। आज जो मेरा कुलीग बता रहा था, कहने का जी कल मैं आलू लेके आया था मारूफ 50 रुपये किलो, आज वो कहता है मैं गया हूँ तो 250 रुपये किलो हो गया। ठीक है, अब सवाल ये कि ये जो अब जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ये तेल की प्राइसेस अपनी जगह पे पूरे मुल्क में जो महंगाई का तूफान होने जा रहा है वो बड़ा खौफनाक है। बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मारूफ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कफायत शारी की मुहिम चलाई थी, देखते हैं उनके काबीना के वज़ीर इस बात को नहीं मानते। अभी आप मुझे बताएं कि सेक्रेटरीट से प्राइम मिनिस्टर हाउस का फासला कितना है? चंद गज का फासला होगा। सारे के सारे वहाँ जाते हैं PMOS में, पूरा सिक्योरिटी और पूरा जिसको कहते हैं अपने 8-10 गाड़ियाँ लेके जा रहे होते हैं, और वो उन्होंने सिरे से प्राइम मिनिस्टर की इस पॉलिसी को जो है ना नहीं माना। सही कहाँ से मुझे बताएं कफायत शारी होगी। दूसरी बात है कि जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान मारूफ इस बात का हुआ, लोग और भी बात करेंगे, आखिरी बात कर देता हूँ कि ये जो IMF के साथ बातचीत की है ना, मेरे ख्याल में ये स्टाफ लेवल नेगोशिएशन में बहुत बड़ा फेलियर है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। देखिए कोई भी बात उनसे नहीं मनवा सके। अब इन बुरे हालात में भी आप ये सब्सिडी जो हमें दिलवानी चाहिए थी, ख़ास तौर पे टारगेटेड सब्सिडी, वो तो हमें नहीं मिल सकी। IMF ने इनको कहा था कि अपने बजट में 390 अरब रुपया जो है ना वो आप कंटीजेंसी प्लान के लिए लहदा रख लें, ताकि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो आप उससे निपट सकें। वो पैसा हम खा भी गए। इसी तरह आप देख लें हमारे वजीर लोग जो हैं, सारे लोग, कोई किसको नहीं पूछ रहा। FBR जो है ना उनका आप देख लें, अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो ये है कि ये जो हुकूमत को अपने आप पर ऊपर लागू करना था कफायत शारी, वो तो लागू नहीं है। तवक्को कर रहे हैं हमसे और आपसे। या कर प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं जो हमारे जो बड़ी क्लासेस हैं, हमारे यहाँ तबका है, मैं उनको कहता हूँ कि वो आगे आए, वो तो कभी भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। अभी आप देखें 2 साल पहले आपकी मेरी जेब से आपने देखा 50% जिस तरह के सैलरी क्लास को लगाया गया उनसे अपना टैक्स। अच्छा एहतशाम साहब, एग्जैक्टली ये पॉइंट है डॉक्टर साहब की जानिब लेके बढ़ना चाह रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, जाहिर है हम IMF को मुतमईन करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। जब ये मामला आगे बढ़ते हैं, हर 3-4 महीने के बाद डू मोर का मुतालबा हमें देखने को मिलता है। अब सब्सिडी से मुतालिक भी बातचीत जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि मजीद दीगर चीज़ों में जो सब्सिडाइज किया गया था उसको भी ख़त्म किया जाए। तो IMF के प्रोग्राम की वजह से जो पाकिस्तान के अवाम को झेलना पड़ रहा है उसको किस तरीके से हम केटर कर सकते हैं? और ये जो हालिया इजाफा हुआ है अब पेट्रोल प्राइसेस पर, पेट्रोलियम के ऊपर, उससे जो महंगाई की शरह में इजाफा होगा, उसके किस तरह के असरात आप देख रहे हैं? देखिए 3 या 4 हक़ाइक़ पहले सामने रख लेते हैं और फिर उनके ऊपर बात कर लेते हैं जो आपने सवाल उठाए। देखिए पहली हकीकत ये है कि जंग से पहले लगभग $70 का बैरल तेल का आलमी मंडी में चल रहा था। अब वो चला गया है कोई $110-112 से। शाम साहब ने आपको बताया कि तकरीबन 4.5 लाख जो बैरल है वो हमारी कंजम्पशन है। 70-75 हज़ार जो है वो हमारी पाकिस्तान के अंदर निकलता है। इसका मतलब कि तकरीबन 80 से 85% तेल हमारा इंपोर्ट होता है। राइट। अब अगर दुनिया में कीमतें 70 से 112-113 पे चली गई हैं तो कीमतें पाकिस्तान में, कीमतों में इजाफा जो आया वो तो नागुज़ीर, कोई और तरीका ही नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तेल की कीमतें बढ़ाई जाए। अगर कीमतें नहीं बढ़ती तो फिर आप सोचिए कि हम एक तीसरे अज़दहा को उसकी पैदाइश सामने आ जाएगी। पहले हमने वो बिजली का एक अज़दहा पाल रखा है, उसमें कोई 3,500 अरब का नुकसान कर चुके हैं। एक गैस के सेक्टर का अज़दहा है, वो कोई 3,600 अरब नुकसान कर चुका है। अब अगर आलमी मंडियों से हमने महंगा तेल खरीदना है और पाकिस्तान में सस्ता तेल बेचना है तो आप सोचिए कि एक और अज़दहा पालने के बराबर। तो ये तो मुमकिन ही नहीं
कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो $112-115 का तेल खरीद के पाकिस्तान के अंदर जो है वो सस्ता बेच सके। राइट। जो मुझे चीज़ ट्रूली हिस्टोरिकल तारीखी लगी है कि ये बहुत सारी हुकूमतें आई वो जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में बढ़ाई जाती है, लेकिन इस दफ़ा 2 अनाउंसमेंट हुई। एक तो अनाउंसमेंट ये थी कि कीमत बढ़ा दी गई और दूसरी अनाउंसमेंट ये की गई कि जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, जो इंटरसिटी बसेस चलती हैं किसान फार्मर्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। एक सवाल मैं छोटा सा पूछूं तो फिर मारूख अफसर से सवाल पूछेंगे। मेरा कंसर्न ये है कि 2 दिन पहले हफीज़ पाशा साहब जो हमारे मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो बात की मेरे लिए बड़ी परेशान कुन है। वो कहते हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो हमने 3.4 या 5% का जो ग्रोथ रेट रखा हुआ है वो तो क्या मिलेगा, वो कहते हैं मनफी हमारा ग्रोथ रेट हो जाएगा। आपके ख्याल में कितनी अलार्मिंग बात है ये? जी मुझे इजाज़त दीजिए अपनी बात पूरी कर लूँ। जी जी श्योर। मेरा कहना ये है कि कई हुकूमतें आईं, उन्होंने इजाफा किया तेल की डोमेस्टिक प्राइस में जब आलमी मंडियों की कीमत बढ़ी, लेकिन कोई हुकूमत मुझे याद नहीं है कि जब कीमत बढ़ाती है तो साथ ही साथ जो गरीब तबका है पाकिस्तान का उसको किसी किस्म की टारगेटेड रिलीफ का भी ऐलान किया जाए। ये एहतशाम साहब पहली दफ़ा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में सब्सिडी तो भूल जाइए, सब्सिडी तो कहीं दुनिया में नहीं मिलती है। सब्सिडी हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, सब्सिडी हुकूमत के पास ना फिस्कल स्पेस है। यहाँ पे एक तफरीक है सब्सिडी की और टारगेटेड रिलीफ की। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि जब हुकूमत ने ऐलान किया कीमतें बढ़ाने का, साथ ही साथ उसने मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपये फी लीटर कम डिस्काउंट पे उन्होंने पेट्रोल देंगे, वो तकरीबन 20 लीटर तक। इसका मतलब ये है कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनकी जेब में लगभग 2000 रुपया महाना जो है वो उनको आप समझिए कि टारगेटेड रिलीफ मिल जाएगा। इसी तरह बसेस के लिए, इसी तरह ट्रक्स जो हैं, इसी तरह इंटरसिटी बसेस जो हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में ये जिंदगी ये पहली दफ़ा हुआ। ठीक। अब शाम साहब बात कर रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा वाकई में अच्छा होने वाला नहीं। देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी कि गरीब तबकात को कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उसकी कोशिश हुकूमत ने की। अब ये दुनिया भर में जो है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि हम सिंगल डिजिट पे पहुंच गए थे, 6-7% पे। मेरा तखमीना ये है कि ये तकरीबन डबल हो जाए। सही। अब अगर किसी की 50, 60, 70 हज़ार रुपया तनख्वाह है माहाना, तो जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल और डीजल की, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप समझिए तकरीबन 6, 7, 8 हज़ार रुपये की आपकी तनख्वाह की कटौती होगी। तो एक तरफ तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ आपकी तनख्वाह में कटौती हो रही है। लेकिन इसका तरीका कार ये है कि एक तो हुकूमत जो है वो पैगाम दे और वो आवाम को पैगाम पहुंचाए कि वो इन मुश्किलात में शरीक हैं। ये नजर नहीं आता जिसका एहतजाम साहब ने जिक्र किया। सही है। अब 85,500 हुकूमत के पास। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब साहब, अब ये जिक्र तो हम कर रहे हैं कि इस तरह के मामलात आगे बढ़ाने चाहिए, कुछ आवाम का एतमाद जीतना चाहिए, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, आवाम तो इतने गुस्से से भरे हुए हैं कि हमने जिनके आगे माइक लगाए हैं वो किस किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम तो ऑनेस्टली स्पीक हम उसको ऑन एयर भी नहीं कर सकते। आवाम को इतना ज़्यादा गुस्सा है। आप समझती हैं कि इस माहौल के अंदर, ऐसी सूरत हाल में, जो हमारा हुक्मरान तबका है जिसकी शाही खर्चियाँ हम देख रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जिस तरह से वो ब्रांड्स पहने हुए होते हैं, जिस तरह के उनके कपड़े होते हैं, उनका लुक होता है, सूट करता है, ऐसे गरीब जो तबका है उसके जो हुक्मरान है वो इस तरह से सामने आए। क्योंकि जब आप बात करते हैं गरीब की तो जाहिर सी बात है फिर आपको अपने रहन सहन में भी फ़र्क लाना चाहिए। आवाम का सबसे बड़ा सवाल यह है। यकीनी तौर पे, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान में मारूफ अमीर और गरीब के दरमियान जो तफरीक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब पिछले कई सालों के मुकाबले में मेरे ख्याल से रिकॉर्ड इजाफा है इसमें।
गुर्बत और गरीब और अमीर के लाइफस्टाइल में, और वो हमें हर दिन हर पहलू से पाकिस्तान में देखने को मिलता है। अब जो इतनी गैर मामूली सूरत हाल है, एक साथ इतना बड़ा जो है वो इजाफा होना कीमतों में, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने इसकी मिसाल नहीं देखी कि इसके साथ ही आवाम को रिलीफ भी दिया जाए ऐसी गैर मामूली सूरत हाल में, लेकिन जिसको वो टारगेटेड रिलीफ कह रहे हैं उसके हवाले से कल रात को जो अनाउंसमेंट्स हुई उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई वजाहत नहीं है कि वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों का उसमें तस्करा जरूर किया गया, लेकिन आज मैं वफाकी वजीर खजाना के नुमाइंदे को सुन रही थी, वो कोई क्लैरिटी नहीं दे सके। उन्होंने एक तो तमाम जिम्मेदारी सूबों पर डाल दी, उन्होंने कहा सूबों ने वादा किया कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन साथ ही वो बार बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे। सो हमें इस पर देखने की ज़रूरत है और वजाहत की हुकूमत की तरफ से ज़रूरत है कि जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड होते हैं उनको तो हम खते गुर्बत से नीचे का जो हमारी कम्युनिटी है उसमें तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये जो प्राइस हाइक्स हैं ये मिडिल क्लास को हिट कर रही है। दैट मीन्स 70% ऑफ यकीनन पाकिस्तानी पॉपुलेशन, अगर मेरा एग्जैक्ट नहीं है परसेंटेज, लेकिन उसके करीब तकरीबन आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको इन प्राइसेस ने हिट किया है। तो ना सिर्फ आपका गरीब जो तबका जिसको हम कहते हैं, उससे बढ़कर हर एक शख्स आज बहुत ज़्यादा परेशान है इस प्राइस हाइक की वजह से। तो यकीनन हुकूमत की अपनी मजबूरियां ज़रूर थी, लेकिन क्या IMF के साथ इस हवाले से एक बेहतर निगोशिएट किया जा सकता था कि बाकायदा सब्सिडीज़ दी जाती। एक क्योंकि एक गैर मामूली सूरत हाल है जंग के तनाजुर में, ये भी अभी एक सवालिया निशान है, और सेकेंडली ये सब्सिडीज़ आगे किस तरीके से ट्रांसलेट होकर आवाम को रिलीफ तक पहुँचेंगी। कहा जा रहा है छोटे किसानों के लिए रिलीफ होगा। पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे अभी आपने खबर दी, उसको फ्री किया है, लेकिन पंजाब का जो ख़जाना है वो उसको अफोर्ड भी कर सकता है। ये एक बड़ी मिसाल ज़रूर कायम की है, लेकिन क्या दीगर सूबाई हुकूमतें ये करने की पोजीशन में किस हद तक होंगी, ये भी अभी एक सवालिया निशान है। और चीज़ जरूर कमेंट करें आप भी और डॉक्टर साहब भी। देखें अब ये जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, 160 रुपया जो है ना, एक क्या एग्जैक्ट कितना बनता है जी, 160 रुपया 61 पैसे जो है ना हुकूमत एक उसके ऊपर वसूल कर रही है तेल के ऊपर जी। ये टोटल उस पर देखा जाए रिकॉर्ड लेवल के साथ साथ हम जो देख रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि ये अब अगर इसको अगर हुकूमत खुद थोड़ा सा ये ब्रंट ले लेती अपने ऊपर, तो मेरा ख्याल है ये जो पेट्रोलियम डेवलप्ड लेवी है 160 रुपये की, ये कम हो सकती थी, और ये इसमें से 50 रुपये का जो है ना वो टैक्स भी बनता है। अब मुझे बताएं कि इसमें से 150% अगर हुकूमत अपनी जेब में ले जाएगी तो क्या बनेगा। दूसरा ये है कि लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना, ये जब से हम देख रहे हैं, ये क्यों नहीं अपने टैक्सेस को डाइवर्सिफाई कर सके, क्यों नहीं जो मरात याता तबके हैं उनसे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता। आज आके सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में आप मैं फंसते हैं, या तो आप देखें कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ लोग हैं या एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, उन पे भी अभी टैक्स अभी नहीं लगा। तो सवाल ये है कि ये आम आदमी का बोझ तभी अच्छा कम होगा कि सारे जो पोटेंशियल वाले लोग हैं वो टैक्स दें, हुकूमत उनमें टैक्स लेने में कामयाब क्यों नहीं हुई। मैं मारूफ, अगर डॉक्टर साहब से आप ये भी सवाल पूछें कि हुकूमत ने ये क्राइसिस और जंग शुरू होने के बाद जो प्राइस हाइक पहली बार की थी, क्या वो अपना पैगाम आवाम में सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए? क्योंकि हमने देखा, और ये हुकूमती लोग भी कह रहे हैं कि लोगों ने कंजम्पशन इस्तेमाल मजीद बढ़ा जब हुकूमत ने किफायतशारी प्रोग्राम अनाउंस किया या सरकारी छुट्टियां दी गई। कंजम्पशन का जो बात है ना, कंजम्पशन शायद इसलिए बढ़ी क्योंकि उस वक्त लोगों ने अपनी अपनी टंकियां फुल करा ली गाड़ी में। अब लोग जो रिजर्व में पेट्रोल रख रहे हैं, पहले से उनके पास एडवांस में पेट्रोल मौजूद होता है। लोग जितने भी हमारी लोगों से बात हुई वो बता रहे हैं कि अब इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले महीने में जरूर हमें पड़ेगा। डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल करती चलूं कि डॉक्टर साहब, ये जो अफसर ने आपसे सवाल किया है, इस हवाले से भी जरा बताइएगा, और फिर इसको आगे तक आवाम तक जो इसके रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से हम पहुंचा सकते हैं, ये जरूर बता दीजिएगा। देखिए, दो बातें कर रहे हैं हम लोग। ये बिल्कुल मुनासिब तनकीद है कि हुकूमत जो है वो अमीरों पर टैक्स नहीं लगा पाती, वो रिटेल आउटलेट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाती, लेकिन इसका ये कंक्लूजन नहीं निकलता कि तेल सस्ता दे दिया जाए। सही, तेल की कीमत वही होगी जो आलमी मंडी में है, अगर पाकिस्तान खुद उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो दो अलग अलग बातें हैं। इसका कंक्लूजन ये नहीं निकालना चाहिए कि क्योंकि हुकूमत जो है वो रिटेल के ऊपर टैक्स नहीं लगाती, इसके नतीजे में जो है वो तेल की कीमत सस्ती नहीं हो सकती। दूसरा जो आप कह रहे थे कि अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, वक्त कम है, एक चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि कल खुदा ना खास्ता ये मामला अगर लंबा नहीं होता और जंग जल्दी बंद हो जाती है, तो ये जो हुकूमत ने इतनी ज़्यादा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी हैं, इसको नीचे इसी तरह से लेके आएंगी, या वो होगा कि इजाफा 134 का और 184 का और बाद में पता चला जी 10 रुपये 20 रुपये जो है ना वो रिलीफ मिल रहा। आपको लगता है कि हुकूमत भी ऐसा ही करेगी अगर इंटरनेशनल प्राइसेस किसी तरीके से स्टेबलाइज कर जाती हैं? निशान साहब, दो बातें हैं।
एक तो आलमी फ्यूचर्स तेल की मार्केट चलती है, वो कलेक्टिव विजडम उसको हम कहते हैं, यानी कि इज्तिमाई हिकमत है, आपके सवाल का वो जवाब देती है कि जंग कितनी लंबी चलनी है। आज अगर आप 3 महीने डाउन का, 4 महीने आगे का तेल का बैरल ख़रीदना चाहें तो वो तकरीबन $70-75 पे। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम मामले पे हम डिस्कशन करें नाज़रीन, जो जितनी ज़्यादा हाइक हो गई हैं इसके जो असरात हैं अब वो क्या आने वाले हैं। गरीब तबका पहले ही मुतासर था और ज़्यादा मुतासर हो रहा है, बल्कि अब मुतवस्सित तबका बहुत ज़्यादा इससे हिट हो रहा है। खैर, इसके आउटकम्स क्या निकलते हैं आने वाले महीनों में हमें यकीनी तौर पर पता चलेगा। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफसर कोमल साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मशरिक़ वुस्ता की जंग अब पूरी दुनिया के आसाब पर सवार हो चुकी है। अब नाए हरमुज़ खुलवाने के लिए 40 से ज़ायद ममालिक एक सफ़ में खड़े हैं कि दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान धमकियों का तबादला ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। अमरीकी हमले में ईरान का एक बड़ा कचपुल ज़मीन बोस कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो हालात की संगीनी को बढ़ाते हुए हालात नज़र आ रहे हैं, उसके मुताबिक तो हम ये देख रहे हैं कि इस हमले पर ईरान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि शहरी तनसीबात पर हमलों के बावजूद झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी एक हलचल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम हुकूमती ओहदों पर बड़ी तब्दीलियां करते हुए अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। दूसरी जानिब बात कर लें तो अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगेसिथ ने भी आर्मी चीफ जनरल रैनी जॉर्ज को उनके ओहदे से हटा दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से बड़े हुकूमती और अस्करी ओहदों पर अचानक तब्दीलियां इस बात का इशारा दे रही हैं कि वाशिंगटन किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है, मगर मैदान में बारूद की बू कम होने के बजाय मज़ीद फैल रही है। यमन के हौसियों की बात कर ली जाए तो मुसलसल मिसाइल हमले और इस जंग को एक नए महाज पर ले गए हैं। ईरान का अमेरिका का F-35 तैयारा मार गिराने का दावा भी सामने आया है, जबकि दुनिया की सबसे अहम तेल की गुज़रगाह बनाए हरमुज़ बंद रहेगी या खुली रहेगी, ये भी अभी तक फैसला झूल रहा है, जिससे तेल की कीमतें, तिजारत और आलमी मंडियाँ सब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुकी हैं। बड़े सारे सवालात यहाँ पर उठते हैं, जंग रुक रही है, नहीं रुक रही, कितनी देर और जारी रहेगी, इसके मज़ीद क्या मईशत पर असरात मुरतब होंगे, हालात संगीन होने जा रहे हैं। बात करेंगे, हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, एहतशाम साहब भी हमारे साथ हैं, अब सभी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब साहब पहले मैं आपका टेक लेना चाहूँगी। अब ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम देख रहे हैं, इससे पहले भी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो सारी सिचुएशन है इसकी वजह से अब पूरी दुनिया, ख़ासतौर पे जो ये खित्ता है, कितना ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। एक जानिब हम देखते हैं कि ट्रंप की जानिब से बार बार कहा जाता है कि अब कुछ बचा नहीं है ईरान के अंदर, ईरान लड़ने के काबिल भी नहीं रहा, हम इस जंग को रैप अप करने वाले हैं। दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि विदिन 2-3 वीक्स हम ईरान का वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। ये मामला कहाँ जाता है देख रही हैं, और जो ट्रंप के बयानात है क्या उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अब तो वहाँ के लोगों ने भी उनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, डोमेस्टिकली भी सदर ट्रंप के लिए बड़े होशरुबा किस्म के सर्विस सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये ज़रूर मैटर करता है, क्योंकि वो एक सुपर पावर की तरह आलाकार बने हुए हैं इसराइल के। ये तो हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर देख लिया। अमेरिका की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि ओपनली ऑल आउट आकर अपनी पॉलिसी के हवाले से इतने इबाम पैदा किए जाएँ कि एक बयान से ऑयल प्राइसेस जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएँ, और दूसरी जो अपना ऐसा बयान दें कि जिससे वो प्राइसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई संजीदगी ना हो, कोई सिफारती अल्फाज ना हो, और एक जारी जंग के हवाले से कोई मुस्तकबिल उसका मालूम ना पड़ सके। ये सदर ट्रंप की एक मिसाल है। उस दिन की जो उनकी स्पीच थी उसमें इंतज़ार किया जा रहा था कि वो कोई वजाहत देंगे कि क्या अब वो वाकई समझ गए हैं कि उनके कोई अहदाफ यहाँ पर इससे ज़्यादा हासिल हो नहीं सकते, तो इसी को सेफ एग्जिट जानते हुए उस जंग से निकल जाएं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुबहम किस्म के बयानात दिए हैं। बज़ाहिर अमेरिका ये दिखा रहा है कि वो 2-3 ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, आइडियली तो यही सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ इशारे ये भी दिए जा रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन या फिर कोई स्पेशल फोर्सेस भेजी जाए ईरान में अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि इनरिच यूरेनियम वहाँ से वो निकाल लेंगे, जो कि उनकी बड़ी ड्रामाई किस्म की ख्वाहिशात हैं। इसका इजहार उनकी टीम कर रही है। सो ये एक बड़ी ही कंफ्यूज किस्म की पिक्चर पेश करता है, और मुस्तकबिल के हवाले से ईरान यकीनी तौर पे एक ही तबसरा है दुनिया भर में इस वक्त कि इस सब सारी सिचुएशन में अगर कोई डील और मुज़ाकरात भी हो जाते हैं, हर सूरत में फातेह कहलाएगा। अगर ये बेनतीजा जंग भी होती है तो ईरान ही इसमें फातेह कहलाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अगेन इस सारी सूरत हाल के पाकिस्तान के लिए जो भी हम बात कर रहे थे कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है,
तो फ़ॉरेन रेमिटेंसेज, अगर मशरक़ वस्ती में अटैक्स जारी रहते हैं, कारोबार ज़िंदगी इसी तरीके से मुअत्तल रहता है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो इन ममालिक से पाकिस्तान में रेमिटेंसेज भेजते हैं, उसका पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत बड़ा इन्हिसार उसके ऊपर होता है। सो उसका डबल हमारे लिए जो है वो एक ख़तरा इस वक्त मंडला रहा है। सो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सिफारती तौर पे कोशिश रही है, चाइना के साथ मुश्तरका तौर पे एक कोशिश है, और इंटरनेशनल मीडिया अब ये कह रहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा मुतहरिक है इस हवाले से कि यहाँ पर जंग बंदी हो। एक बाकायदा गारंटर चाइना बनता है या नहीं बनता, लेकिन फिर भी इस सारी सूरत हाल का से जो है वो एक उसमें एक जिम्मेदाराना किरदार यकीनी तौर पर वो अदा कर रहे हैं। लेकिन सदर ट्रंप हो, उनकी पूरी टीम हो, पीट हेगसेथ की तरफ से एक सीनियर अस्करी शख्स अपना जो उनके ऑफिशियल है उसको ओहदे से हटाना, वो यही जाहिर कर रहा है कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है ट्रंप का एक सीनियर ओहदेदार मुस्ताफ़ी हो गया ये कहते हुए कि ये अमेरिका की नहीं इसराइल की जंग है जो मुसल्लत कर दी गई है अमेरिका पे। इसी तरीके से एक और ओहदेदार को वक्त से पहले रिटायरमेंट उनकी अनाउंस होना और उनको ओहदे से हटा दिया जाना, इन अदर वर्ड्स यही जाहिर कर रहा है कि इत्तफाक़ राय नहीं है अमरीकी ट्रंप की के जो अपने लोग हैं उनमें, और इसीलिए नज़र आता है कि किसी गैर मामूली इक़दाम की तरफ तो शायद नहीं जा सकेंगे। लेकिन अभी भी वो एक फेस सेविंग जो है वो उसकी तलाश में हमें नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए गालिबन वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पे एक गैर मामूली सूरत हाल है। सही है। एहतशाम साहब, फेस सेविंग अब अमेरिका किस तरह से करेगा? जाहिर है अब जंग जीते हारें जो कुछ भी हो, जितना प्रोलॉन्ग हो चुका है और जिस तरह से ईरान इसको यहाँ तक लेकर आया है कि सारी दुनिया इस वक्त हैरान है, तो जाहिर है विन विन सिचुएशन पर तो ईरान है ही, और साथ में ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं जिसका वाशिंगटन भी अब इशारा दे रहा है, तस्दीक की जा रही है कि हाँ इतनी बड़ी तब्दीली यहाँ पर आई है। तो इस तब्दीली को किस तरह से देखें, इसकी वजह क्या समझते हैं कि ऐसे मौके पर कि जब जंग जारी है, जब वहाँ से बयानात इस तरह के आ रहे हैं, ऐसे में आर्मी चीफ को बरतरफ किया जाना? देखा मारूफ, कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कौम से खिताब किया तो सारी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर थी कि शायद जो आप और मैं या सब बात कर रहे हैं कि फेस सेविंग होगी, सेफ एग्जिट ले लेंगे वो, जिसका उन्होंने बहुत दफ़ा इज़हार भी किया। कभी कहते हैं मैंने जंग जीत लिया, कभी कहते हैं नए हुक्मरान वहाँ पे लोग आ गए, हम उनके साथ राब्ते में, उधर से वो कहते हैं हमारा कोई राब्ता नहीं आपसे। अब देखें क्यों लोग कहते हैं कि ये 250 साल की अमेरिका की तारीख का ये पहला सदर है जो डिजूरल प्रेसिडेंट है, और दूसरी तरफ जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ इजराइल में। अब जो हमारे लिए दुनिया के लिए जो अच्छी बात हुई ना, पहली दफ़ा वो ये हुई है कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि एंटी वॉर एंटी इजराइल लोग जिस तरह खड़े हो गए हैं। अब देखें 90 लाख लोगों ने अब 50 रियासतों में जाके जो डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं उससे लोग हिल गए। मैं देख रहा था ज़्वानिस्ट लॉबी के लोग कहते हैं सो शॉकिंग कि लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं। तो ये इन्होंने जो गलती की है ना, वो मैं आपको बता रहा था कि कल वो जो कवर स्टोरी बड़ी अच्छी है उसकी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जब आपका दुश्मन गलतियां कर रहा हो तो मत रोको। तो इन्होंने वही किया है। अब देखें ये जो बात हो रही है ना, अभी बड़े अफसोस की बात है, मुझे याद है, आप लोगों को भी शायद याद हो, मारूफ को जरूर याद होगी, 2001 में जब अफगानिस्तान पे ये लोग आए थे ना, तो उस तक अपना कॉलिन पावल थे वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, उन्होंने मारूफ रात को 2:30 बजे फ़ोन किया मुशर्रफ मरहूम को और कहा कि आप बताएं आप जंग में आप हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मनों के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हम आपके साथ। फिर उसके बाद उनके एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे जो मर गए हैं, रिचर्ड आर्मिटेज, वो बॉक्सर टाइप के बंदे थे, बड़े मोटे। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि जी हम आपको पत्थर के ज़माने में लेके चले जाएंगे। बाद में पब्लिक में उसको इतना ज़्यादा लोगों ने तंग किया, वो मुकर गया। उसने कहा यार ये मैंने नहीं कहा था, मेरे बयान को ऐसा करके पेश किया। लेकिन हेगसेथ जो है देखें, इन्होंने जो बड़ा ओपनली अपना ट्वीट किया कि जी विल टेक टू द स्टोन एज। तो ये क्या चीज़ जाहिर कर रही है कि वहाँ पे कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है। दूसरी देखें, जो अभी बात कर रही थी कि वो कहते हैं कि लड़ाई के दौरान अपना जो जंग का चीफ आपका होता है उसको अगर हटाते हैं तो ये बहुत सुसाइडल होता है। तो इन्होंने वही किया। इसका क्या मतलब है कि इनको पता ही नहीं था कि जंग क्यों शुरू करनी है और कैसे ख़त्म करनी है, नतीजतन बुरे तरीके से फंस गए। अब ये जो कहा जा रहा था सारी दुनिया का फोकस ईरान पे चला गया कि जी 4-6 दिन महीना तो ये चल ही नहीं सकते। उन्होंने साबित कर दिया कि इतनी तबाही के बावजूद खड़े। अब देखें, अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो एक अच्छी खबर है ना, वो देखें, वो जो आज अफसा आलमी नशरियाती अदारे जो बात कर रहे हैं, एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है, वो मुश्तबा खमनाई का बयान है, स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि अगर मैं आप लोगों को हुक्म दे दूं कि सारी दुनिया का तेल बंद कर दें तो इस हवाले से पाकिस्तान को आप साइड पे रख दें। मतलब है कि पाकिस्तान का तेल बंद नहीं करना। पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, इतने बड़े जलसे जुलूस हुए। हिंदुस्तान की तो मौत वाक़या होगी ना, सारे लोग उनके कहते हैं हमसे ज़्यादा उनके तल्लुकात किसी के नहीं थे, तो मामलात उनके जो है ना हिंदुस्तान के ख़राब हुए। अब मसला हमारा है कि हमने बड़ा एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट किया है, एक सिंसियर इंटरलोक्यूटर का काम किया, चाइना को बीच में डाला। अब खबर जो है ना मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ सफारती ज़राए से मारूफ, वो ये है कि चाइना ने पहली मरतबा, उनका हमेशा से सियासी अहदाफ रहे हैं
वो इस मफाद से बाहर ही नहीं निकलते थे। अब वो इतने मजबूर हो गए हैं। अब देखें जिस तरीके से बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर और अपना प्रेसिडेंट जो अपने चांसलर हैं जर्मनी के मर्द, वो वहाँ से होके आए। वो कहते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बना था 1945 में, यूनाइटेड नेशन बनी थी, WTO था, उसमें IMF वर्ल्ड बैंक था, वो क्रम्बल कर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये अब चाइना मजबूर हो रहा है उसको खड़ा करने। चाइना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया है इस जंग की वजह से, ये हमने ज़रूर देखा है। बिल्कुल आया। दूसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ना, मुझे मारूफ लग रहा है अफसा कि वो अब चाइना जो है ना वाकई अब लीड रोल लेने जा रहा है। जिस तरीके से नेटो ने अपना वो आर्टिकल 5 को इनकोक किया ना, कलेक्टिव डिफेंस क्लास को, वो जो 2001 में किया था जब अफगानिस्तान में गए थे, अब उनको पता चल गया है कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि जी आप अपने तौर पे अपनी डिफेंस का बंदोबस्त करें, वो उसके बाद वो अब तैयार हो गए हैं। ये जो 45 मुल्क वहाँ पे बैठ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से आपने देखा कल भी जिस तरीके से बेइज्जत किया उन्होंने फ्रांस के अपना सदर को, उनको कहा तुम्हारी बेगम ने तुम्हें थप्पड़ लगाया था, के स्टाबर के बारे में कहा तुम चर्चिल बने फिरते हो, इस तरह का उन्होंने तौहीन आमेज़। मैं तो ऑनू जो मेलोनी वो जो थी अभी भी हैं इटालियन, वो इनकी बड़ी मद्दाह थी। उनकी इटालियन ज़ुबान में जो इतनी सख्त गुफ्तगू की है वो तर्जुमा करवा के निकालें तो वो कहते हैं सीधी सीधी गालियाँ उसने दी हैं ट्रम्प। तो बात है कि अब दुनिया बड़ी अनसेफ होते चली जा रही है। अब लोग कह रहे हैं कि इनसे कैसे जान छोड़ेगी। अब तो लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये नवंबर का जो मिड टर्म इलेक्शन होता है ये हार जाएगा, जिसके कहा जा रहा है 22% इनकी पॉपुलैरिटी का रेट रह गया है। उसके बाद कहते हैं इनकी इम्पीचमेंट होगी, फिर से जान छूटेगी। अल्लाह करे से जान छूट जाए, क्योंकि अब सारी दुनिया परेशान। ये अप्रूवल रेटिंग में एहतशाम साहब आपने ठीक पॉइंट आउट की है, क्योंकि ये हमने देखा मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमरीकी कोई हालिया तो मिसाल नहीं मिलती कि आपकी अप्रूवल रेटिंग इतनी ज्यादा नीचे गिर जाए। तो मेरे ख्याल से 30% गालिबन दिखा रहे थे। CNN का जो पोल है वो बता रहा था ये जो तकरीर है सदर ट्रंप की जिसका एहतशाम साहब वाला दे रहे थे उससे पहले, उसके बाद अब कितनी कम हुई है? 22% पर आ गई है। मैं ये सवाल यही सवाल आपसे लेना चाह रही थी। 70 लाख अफराद हैं जो अमेरिका में निकले हैं, एहतजाज करें, शॉर्टली मुझे कमेंट कीजिएगा। और दूसरा यही मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से हम जो पोल देख रहे हैं वो 30 से अब 22 पर आ गया है। और अगर मजीद कार्रवाइयां जारी रही तो ये भी कहा जा रहा है कुछ बईद नहीं है कि 15 और 16% पर आ जाए। तो फिर सोचे कि सदर ट्रंप कहां खड़े होंगे और मिड टर्म इलेक्शन में उनका क्या हाल होगा। यही। और दूसरी इसमें बात मारूफ ये भी है कि अमेरिका के सदर ट्रंप के लिए अगर कुछ सबसे बड़ा इस वक्त दबाव होना चाहिए तो वो अमेरिका के अवाम होने चाहिए। बाकी तो वो गल्फ ममालिक को भी एक तरीके से तमस्खुर उड़ा रहे हैं कि मैंने ये जंग शुरू की, तुम लोगों पे मुसल्लत कराई, तुम लोगों की इकोनॉमीज को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, आपकी मार्केट को, बिजनेस को, आपके इमेज को, जो एक सेफ दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर जिन ममालिक को देखा जाता था। और उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि मेरे इस जंग का खर्चा भी आप उठाएं। लेकिन दूसरी तरफ उनको फिक्र होनी चाहिए अमेरिका के अवाम जो एक बड़ी तादाद में न सिर्फ बाहर निकले हैं बल्कि वो हेल्थ केयर के हवाले से वो इक़दाम चाहते थे अमरीकियों के लिए। वो जो स्टूडेंट लोन्स में दबे हुए जो पूरी जिंदगी वो इसकी जो हवाले से जो पॉलिसीज हैं उसमें तब्दीली चाहते थे। सदर ट्रंप ने एक और चीज़ उसमें जरूर बात कीजिएगा, ये जो रूड अवेकनिंग GCC ममालिक में हुई है, उनको लग रहा था कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो हमें दिया हुआ था, जिसके लिए आपने देखा इतना पैसा उन्होंने लुटाया उसके ऊपर, $400 मिलियन का जहाज सोने से भरा हुआ कतर ने दिया पहली दफ़ा जब आए थे। उसके बाद अब देख लें टोटल $3 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुकी। अब जिस तरीके से वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, अब तो उनको पता चल गया है कि जी अमेरिका तो नाकाम हो गया हमें सिक्योरिटी देने के लिए। या तो वो सुलह करेंगे इनके साथ अपना ईरान के साथ, या वो फिर नए जिसको कहते हैं अलायंसेस में जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये अमेरिका के लिए भी कितनी परेशान कुन बात होनी चाहिए, या नेटो मालिक भी अब मेरा ख्याल है इनकी तरफ आएंगे। परेशान कौन से ज़्यादा एहतशाम साहब, मेरे ख्याल में सोचने का मुकाम भी होना चाहिए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज आज ये तो सोच रहे होंगे कि जिसकी ने हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला फराहम किया था उसकी वजह से हम अटैक हो रहे हैं। मतलब UAE ने अपना एक इमेज पूरी दुनिया में बनाया था, जहां यूरोप, अमेरिका और हर जगह से लोग अपने बिजनेसेस लेकर गए कि ये सबसे सेफ दुनिया की मुल्क है, इन्वेस्टमेंट है और यहाँ कीमतें बढ़ेंगी हमेशा, जो प्रॉपर्टी है जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इस अमेरिका जिससे उनको सिक्योरिटी फराहम करनी थी, इनकी बेसिस वहाँ मौजूद होने की वजह से इन गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर ईरान ने अटैक किए हैं। ईरान तो बार बार अपनी पोजीशन वाज़े कर रहा है कि हम चाहते हैं कि गल्फ से अमेरिका अपनी बेसिस खत्म कर दे। मैं ये समझती हूँ, अब इसको टू कंक्लूड इट, अगर इस जंग के नतीजे में मिडिल ईस्ट में जो ईरान ने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया वो अब किसी काबिल नहीं रह गए, ऑपरेट करने के काबिल तो नहीं है। उनके तमाम जो एहलकार हैं वो कहीं होटल से या कहीं ना कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं रह गई हैं इस काबिल। तो उन बेसिस का अगर खात्मा हो जाता है ईरान के मुतालबे पे, तो ये ईरान की एक बहुत बड़ी विन होगी, जो उनकी साल से उनका एक मुतालबा रहा है।
सो आई थिंक तब्दीली नेटो लेवल पे आएगी भी और अपना किसी ममालिक में भी आएगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं एहतशाम साहब और अफसा, कंक्लूड करूंगी मैं कि जो इनके अब जो फौजी ऑपरेट कर रहे हैं वो रेंटेड हाउसेज या फिर रेंटेड अपार्टमेंट्स में मौजूद है, ये वहाँ से ऑपरेशनल हो रहा है जितना भी सारा इनका फंक्शन अभी चल रहा है। खैर हमारे साथ मौजूद है एहतशाम साहब, अफसा कोमल, दोनों ने हमें अपना वक्त दिया, अहम मामलात हमने डिस्कस किए हैं, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल है, पाकिस्तान में महंगाई कहाँ जाती देख रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करते चलेंगे। 2 अप्रैल को ऑटिज़म आगाही का आलमी दिन मनाया गया, एक ऐसा दिन जो हमें उन मासूम चेहरों की याद दिलाता है जो बोल तो सकते हैं मगर समझ नहीं पाते, और अगर समझ जाते हैं तो बयान नहीं कर पाते। 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को बाकायदा तस्लीम किया ताकि दुनिया ऑटिज़म जैसे आसाबी आर्ज़े को समझे और मुतासिर अफराद को कबूल भी करे। ऑटिज़म, जिसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है, बचपन से शुरू होने वाली एक पैदाइशी माजूरी है जो बढ़ती चली जाती है। ऑटिज़म दिमागी नशोनुमा से जुड़ा मसला है जो बच्चे की बातचीत, समाजी रवैयों और जज्बात के इजहार को मुतासिर करता है। ये बच्चे अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, नज़रें मिलाने से कतराते हैं और आम बच्चों की तरह रद्द अमल भी नहीं दे पाते। लेकिन असल कर्ब सिर्फ बच्चे का नहीं होता बल्कि उनके माँ बाप का भी होता है जो हर रोज़ एक नई आजमाइश से गुजरते हैं। वो अपने बच्चे की एक मुस्कुराहट के लिए तरसते हैं, एक लफ्ज़ सुनने के लिए दुआएं मांगते हैं और माशरे की बेहिसी को भी बर्दाश्त करते हैं। दुनिया भर में ऑटिज़म की शरह में इजाफा हो रहा है और ये किसी भी घर के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अगरचे इसका मुकम्मल इलाज तो मौजूद नहीं, मगर बरवक्त तशख़ीस और थेरेपी जैसी तरबियत, स्पीच थेरेपी और पेशा वराना मुआवनत से बच्चों की ज़िंदगी में वाज़े बेहतरी लाई जा सकती है। ये बच्चे बोझ नहीं होते नाजरीन, ये भी सलाहियतों से भरपूर होते हैं, बस उन्हें समझने और कबूल करने की ज़रूरत होती है। और कुछ हमारी गलती जिसे हम कबूल नहीं कर पाते। आज दुनिया ऑटिज़म का हफ्ता मना रही है। इमारतें तो रोशन हैं, मगर सवाल ये है कि क्या हमारे दिल भी उतने ही रोशन हैं? क्या हमने इन बच्चों को वाकई अपना लिया है या अब भी इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये दिन सिर्फ आगाही का नहीं बल्कि एहसास जगाने का दिन है, क्योंकि हर बच्चा मोहब्बत और तवज्जो का हकदार है। अगर हमने आज इन्हें समझ लिया तो कल ये भी माशरे का रोशन हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें आंखें बंद रखें तो ये खामोशी एक पूरी नस्ल को तन्हा कर देती है। सोचिए, क्या इन बच्चों के साथ खड़े हैं? आज के लिए बस इतना ही। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा है। अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।